ये कहानी बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है। एक 18 साल का लड़का जिसने पूरे का पूरे शेयर मार्केट को हिला के रख दिया। बड़े से बड़े इन्वेस्टर उससे टकराने से डरता है, पर ये सब शुरू से ही ऐसा नहीं था। हम जानेंगे उसने ये सब कैसे किया। तो कहानी की स्टार्ट होती है 2020 हान रिवर के ब्रिज का सीन, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जेंग टाइसन था, वो वहाँ पर मायूस खड़ा होकर सोच रहा होता है। वो कंपनी पूरी डूब चुकी है और एक फुल टाइम जॉब मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं उससे कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मुझे इसके ब्रिज के ऊपर से कूद जाना चाहिए? लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स एक बंदे को जो कि ब्रिज के ऊपर चढ़ गया होता है उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बंदा उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। तो पुलिस ऑफिसर गुस्से गुस्से में उससे कह देता है, चलो ठीक है तुम कूद जाओ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आए दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कूदते रहते हैं, मैं किस किस को बचाऊंगा। वो बंदा ऑफिसर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो नीचे आ जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा फंस चुका हूँ, मेरी मदद करो। इस सीन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो पूरे तरीके से हिल जाता है। वो सोचता है ये हान रिवर, यहाँ पर रोज के रोज बहुत ज्यादा लोग आते हैं और मर जाते हैं, उसके बावजूद भी उस दुनिया में कुछ भी नहीं बदला। तो मैं अगर कूद जाऊंगा तो भी कुछ भी नहीं बदलेगा। और वो यही बात कह के अपने विचार को बदल लेता है और वो वहाँ से चले जाता है। वो अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, वो एक ट्रैफिक के पास रुकता है और वो देखता है एक बच्चा जो कि अपने मोबाइल चला रहा होता है और एकदम मस्ती में मस्त होता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है ये कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे इससे जलन हो रही है। तभी वहाँ पर ग्रीन लाइट हो जाती है और वो बच्चा आगे बढ़ देता है। वो उसे देखते हुए सोचता है वाह आजकल के बच्चे कितने ज्यादा अमेजिंग है। इसका पूरा का पूरा ध्यान इसके मोबाइल के अंदर था, लेकिन फिर भी ऐसा पता चलेगा कि ग्रीन लाइट हो चुकी है। लेकिन तभी वो कुछ देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक कार फुल स्पीड में उस बच्चे की तरफ ही आ रही होती है। वो इस बच्चे को आवाज भी देता है, पर बच्चे के कान में हेडफोन लगे हुए थे तो वो बिल्कुल भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता होता है। तभी वो उस बच्चे को बचाने के लिए भागने लगता है। जैसे ही बच्चा नोटिस करता है कि कार उसके बहुत ज्यादा पास आ चुकी है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे धक्का दे देता है और वो कार के सामने आ जाता है। उसकी बहुत ज्यादा ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, तुम बेवकूफ कहीं के। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो हवा में उड़ रहा होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ, क्या ग्रैंडपा क्या ये आप हो? लेकिन तभी वो अपने विचार को बदलते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम यमराज हो। पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुन के थोड़ा सा हिल जाता है। उसका एंसेस्टर उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो? तुमने सुसाइड क्यों कर लिया? मैंने तुम्हें इसका डिसेंडेंट भी बना दिया था। लेकिन चलो जो भी हुआ होने दो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा ही बेकार थी। मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूँ, तो मेरे गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें धरती पर वापस से भेजने वाला हूँ और धरती पर वापस जाने के बाद अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी माफ मत करना और जिसने तुम्हारे साथ गलत करा उसके साथ गलत करना और अपनी जिंदगी को एकदम सक्सेसफुल बना देना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें 5000 साल तक जिंदा करूंगा और मारते रहूंगा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा दूंगा। और इतना कहने के साथ ही उसका एंसेस्टर उसे वापस से अर्थ पर भेज देता है। और इस बार जब हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं तो वो एक अलार्म की घड़ी से खुलती हैं। वो अलार्म को बंद करते हुए कहता है, रुको रुको, मैं कहाँ पर हूँ और ये मेरे साथ क्या हुआ था? अभी मैं तो अभी मर चुका था। अगस्त 2020 को मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और मैं मर चुका था जब मैं 32 साल का था। लेकिन अब देखो मैं वापस से अपने पुरानी बॉडी में आ चुका हूँ जब मैं बहुत ज्यादा यंग था। और देखा जाए तो ये 2006 चल रहा है, इसका मतलब कि मैं 18 साल का हूँ। सच में ग्रैंडपा ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। और वो अपनी सारी की सारी पिछली लाइफ की मेमोरी को याद करने लगता है। वो अपने हाई स्कूल के दिन याद करने लगता है और अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम को भी याद करने लगता है। वो अपनी खुशी दुख दर्द पीड़ा सब कुछ उसे याद आ रही होती है, एक एक पल उसे याद आ रहा होता है। तभी उसका ध्यान वहाँ पर रखी हुई यूनिफॉर्म पर जाता है। वो उसे देखकर कहता है, क्या क्या मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा? वो कहता है, मैं वो स्कूल के दिन कैसे भूल सकता हूँ? जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे बड़ा ही एम्बेरसमेंट फील होता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर कुछ और भी है। मुझे सब कुछ याद है, मुझे अपनी पिछली जिंदगी की हर एक चीज याद है, हर एक छोटी से छोटी चीज मुझे याद है। ये कैसे हो सकता है? मैंने पिछली जिंदगी में जितनी भी स्किल्स कमाई थी वो सारी की सारी मुझे याद है। और मैं अपनी पिछली जिंदगी में स्टॉक मार्केट में काम करता था। मुझे वहाँ की एक एक नॉलेज, एक एक ज्ञान, मुझे सब कुछ पता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पर जाने वाला है। ये सब कुछ क्या चल रहा है इस दुनिया में? तभी वो सोचता है कि मेरे एंसेस्टर ने मुझसे बोला था कि मेरे लिए एक प्रेजेंट भी वो देके जाएंगे, तो आखिरकार वो प्रेजेंट क्या होने वाला है? तभी उसके पीछे से बहुत ज्यादा लाइट आने लगती है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो एक अलग ही जगह पर होता है जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी होता है जो उससे कहता है, मैं तुम्हें ताइची के 5 एलिमेंट देने वाला हूँ, तैयार हो जाओ इसके लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या 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 तुम आखिरकार हो कौन और ये प्लेस कौन सी है? मैं तो अपने कमरे में था। तभी वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैं सिंसियोन हेल्थ केयर का डायरेक्टर हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? चलो फटाफट मुझे तुम्हें ये सब सुखाने दो, अगर हम पकड़े गए तो हमें बहुत ज्यादा सजा मिलने वाली है क्योंकि ये इलीगल तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है,
आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। सिंसियन हेल्थ केयर, इनलीगल टीचिंग, हेवनली ड्रैगन गॉड, ये सब क्या है आखिर, ये वर्ड इतने ज्यादा अनफेमिलियर कैसे हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे मसल्स का स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है और तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा ग्रेट है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पे गुस्सा करते हुए कहता है कि पोर्न देखना बंद करो, तुम्हारी हड्डियां इससे एकदम कमजोर होती जा रही हैं। और उसके साथ ही वो कहता है कि थोड़ा अच्छा हेल्दी खाना खाओ और अपने खून को बढ़ाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं तो मैं क्या खाऊंगा। उसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी कहता है चलो ठीक है, बहुत हुआ मस्ती मजाक, अपनी आंखें बंद करो और मुझे तुम्हें फटाफट सब कुछ सिखाने दो। पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है वो सब तो ठीक है, तुम मुझे सिखा रहे हो, इनलीगल तरीके से सिखा रहे हो, सब कुछ ठीक है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता 3 एलिमेंट को सीखने में कितनी ज्यादा मुसीबत होती है और मैं ये सब तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी सिखा रहा हूँ, तो तुम फटाफट सीखते क्यों नहीं। और वो सीखने के पोज में बैठ जाता है और तभी वो कहता है कि मैंने बहुत सारी नॉवेल्स और मांगास पढ़ी है, मुझे पता है कि ये सब कैसे सीखते हैं। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि अगर तुम उनमें से देख के सीखने लगे तो तुम्हारी हड्डियां एकदम चूर चूर हो जाएंगी, क्योंकि अगर तुम नकली चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आखिरी में नकली ही चीज मिलेगी। उसके साथ ही वो उसके पीछे आ जाते हैं और अपना हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं ये सब कुछ तुम्हें देने वाला हूँ, इसके बाद तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। वो कहता है कैसे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, बोलता है चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। और इतना कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर भेजने लगते हैं। जैसे ही वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर उस एनर्जी को भेजते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा दर्द में आ जाता है। वो कहता है ये सब क्या है, ये क्या है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां, मेरी नसें सब कुछ फटने वाली हैं। उसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जितना ज्यादा तुम्हें दर्द होगा उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम बनते जाओगे, तो उसे सहते रहो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये बूढ़ा क्या पागल हो गया है, मैं इसे कैसे सहते रहूं, ऐसा लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। लेकिन वो उस दर्द को जैसे तैसे सह लेता है। उसकी पूरी की पूरी नसें बाहर आ चुकी होती हैं, वो बहुत ज्यादा ही दर्द में था। और इसके साथ ही सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम पूरे का पूरा पसीने में भीग चुका होता है, उसके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी की सारी बाहर आ चुकी होती हैं और उसे अपनी बॉडी भी बहुत ज्यादा हल्की फील हो रही होती है। वो सारी की सारी मार्शल आर्ट जो भी उसने उसे सिखाई थी, 5 एलिमेंट ऑफ ताई ची, उसे पूरी की पूरी याद हो चुकी थी। अब बस उसे उसकी प्रैक्टिस करनी थी। वो अपने रूम में वापस आ जाता है और वो सोचता है कि इसमें बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये कैसे हो सकता, आखिरकार अर्थ पर ये सब चल कैसे रहा, ये पावर सुपर पावर ये है क्या। उसके साथ ही वो ये सब छोड़ के कहता है चलो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा गीला हो चुका हूँ तो अब मुझे नहाना चाहिए। उसके साथ ही वो वहाँ पर अपने पुराने कंप्यूटर को देखता है और सोचता है ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे पास कुछ तो है यहाँ पर, भले ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा ही बेकार है लेकिन फिर भी ये मेरे कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा। तभी उसे बाहर से कोई आवाज देता है। वो कहता है टाइसन फटाफट आओ और ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर दिया है। टाइसन वो आवाज सुन के बहुत ज्यादा ही भावुक हो जाता है। वो सोचने लगता है ये आवाज तो मेरी मॉम की है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था, उसके बावजूद भी मेरी माँ मुझे रोज फोन लगाकर याद दिलाती थी कि मुझे दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। वो उनकी पास्ट मेमोरीज याद कर कर बहुत ज्यादा उदास हो चुका होता है। लेकिन तभी वो अपनी मेमोरीज से बाहर आते हुए कहता है मोम मैं जल्दी से आ रहा हूँ, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ और मैं नहा के आता हूँ। उसकी मोम भी कहती है हाँ चलो ठीक है, फटाफट नहा कर आओ वरना तुम्हारा सूप जो है वो ठंडा हो जाएगा। और टाइसन नहाने चले जाता है। वो देखता है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंज आ चुके होते हैं, उसके मसल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो जल्दी से जल्दी नहा लेता है। जैसे नहा के बाहर आता है अपना खाना खाने के लिए और जैसे ही वो नहा के अपने कमरे से बाहर आता है वो देखता है अपने गार्डन को और कहता है ये वही गार्डन है जिसमें मेरी मदर ने बहुत ज्यादा ही मेहनत से काम किया है और ये घर मेरे एंसेस्टर की देन है। ये हमारी फैमिली में एक के बाद एक लोगों को मिलते आया है, लाइक जनरेशन टू जनरेशन चलते आया है। यही कारण है कि हम यहाँ पर रहते हैं, इस कंट्री साइड में रहते हैं। तभी उसकी मदर उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है बेटा क्या हुआ। टाइसन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस वेदर को देख रहा था, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। उसकी मदर उसे बड़े ही प्यार से बोलती है चलो ठीक है फटाफट आ जाओ और खाना खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। अपनी मदर को ऐसा देखते हुए वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और वो भाग के आता है अपनी मदर को गले लगा लेता है। और उसकी मदर ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो कहती है
हैं कि बेटा तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें इस तरह की हरकतें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बात नहीं सुनता, वो रोता है और कहता है कि मॉम आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर मॉम हो। और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो एक दूसरे से थोड़ी बातें करते हैं। थोड़ी बात के बाद उसकी मदर उससे कहती है, बेटे जैसे तुम मुझे प्यार करते हो वैसे खाने से भी प्यार करो और फटाफट खाना खा लो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनसे दूर हटते हुए कहता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गले लगा लिया, वो भी डेट के बिना परमिशन से। उसकी मदर भी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे डेट भी बहुत ज्यादा जलेंगे, ये सब देख के ये कोई मजाक नहीं है। मतलब वो लोग मजाक ही कर रहे होते, तुम गलत मत समझना। और वो लोग खाना खाने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जैसे ही खाना खाता है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसके फिर से आंसू आ जाते हैं और वो लोग ऐसे ही मजे कर रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर की नजर उसके घर पर पड़ती है। वो कहता है कि सच में हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हम सच में बहुत ज्यादा ही गरीब हैं, मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने होंगे और इनकी स्थिति को बहुत ज्यादा ही अच्छा करना होगा। और इसी के साथ वो खाना खा के फ्री हो जाता है और वो बर्तन धोने लगता है। तभी उसकी मदर उससे कहती है तुम बर्तन क्यों धो रहे हो, तुम बर्तन धोने वाले तो दिखते नहीं हो। और वो कहता है कि नहीं इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है मम्मी, मैं जब मिलिट्री में था तब मैं अपने खाने के बर्तन खुद ही धोता था। उसकी मदर कहती है क्या मिलिट्री, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उसकी मदर कहती है तुम और तुम्हारे फादर दोनों एक जैसे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा मजाक करते हो। और वो अपनी मदर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि मैं जल्दी आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी बनाने वाला हूँ। लेकिन तभी उसकी मदर चिल्लाते हुए बोलती है हाँ यही तुम्हारे फादर भी मुझसे रोज के रोज कहते आए हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, दोपहर हो चुकी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर की मदर भी सो गई होती हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो दोपहर में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही पूरे घर का काम करता है, वो झाड़ू पोछा कर कर और कपड़े वपड़े धोकर जो भी हो वो सब कुछ करके एकदम फ्री हो जाता है और वो बाहर आकर बैठ गया होता है और राहत की सांस लेता है। तभी वो पड़ोस में देखता है कि वहाँ पर ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, वहाँ पर एक एप्पल रखा हुआ था। वो जैसे ही एप्पल को उठा के खाता है तो उसे वो बहुत ज्यादा ही बेकार लगता है और वो उसे थूक देता है। और उसे के साथ वो एप्पल को देखते हुए कहता है कि मेरे फादर का लोन बहुत ज्यादा ही बड़ा है। वो हमें बताता है हमारे पास 2 खेत थे जिसमें कि हम चावल की खेती करते थे और फल फ्रूट भी उगाते थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी दादी जिनकी डेथ 3 साल पहले हो चुकी है, मेरे फादर जो कि अब लोन में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, मेरी पूरी की पूरी फैमिली कोलैप्स हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, मुझे कैसे ना कैसे पैसे कमाने ही होंगे। तभी उसके दिमाग में आ जाता है स्टॉक मार्केट। हाँ मैंने अपने पुरानी जिंदगी में स्टॉक मार्केट में ही काम किया और मुझे उसके हर एक चीज पता है कि आने वाले सालों में क्या होने वाला है। उसके साथ ही वो सोचता है कि फैक्ट ये है कि मैं 2006 में आ चुका हूँ। ये वो समय जब कि कोरिया का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी स्टेबलाइजेशन होना शुरू हुई थी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लिए। और वैसे भी यहाँ पर अभी तक लोन शार्क नहीं आई हुई जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट को लोन दे देंगी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ फिर भी मैं इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा कि मैं शेयर मार्केट में उतर सकूं। और मेरे मदर फादर के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो उनसे तो उम्मीद छोड़ ही दो। और यही सारी बातें करते करते वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है। जैसे वो अपने कंप्यूटर के अंदर देखता है उसे एक सॉफ्टवेयर दिखता है। वो कहता है रुको ये तो वही सॉफ्टवेयर है जिसमें कि नॉवेल्स लिखते हैं, चलो ठीक है तो मैं एक नॉवल लिख के उसे पब्लिश कर देता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। वो कुछ नॉवेल्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैजिक वॉरियर नाम की सीरीज 2020 में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुई थी, तो मुझे उस पूरी की पूरी कहानी को इसमें लिख देना चाहिए, मुझे उसकी सब कुछ याद है। और वो उस पूरी की पूरी कहानी को उसमें लिखने लगता है, उसे लिख देता है और उसे पब्लिश कर देता है। पब्लिश करने के थोड़ी देर बाद से ही उसकी नॉवल रैंक करने लगती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है तो ये फीलिंग होती है एक राइटर बनने के बाद, सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी फीलिंग है। उसके साथ ही वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, वैसे भी ये मैंने नहीं लिखी है लेकिन फिर भी पैसे जिसने उठाए उसके ही होते हैं। और इसी के साथ रात हो जाती है। हम देखते हैं एक बंदा नूडल्स खाते खाते हमारे मेन कैरेक्टर की नॉवल को पढ़ रहा होता है। उसे वो नॉवल बहुत ज्यादा ही पसंद आती है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नया कॉन्सेप्ट होता है उस समय में। और हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी तक मात्र उस नॉवल के 10 चैप्टर ही रिलीज करे थे और उसने अपना नाम गोल्ड रिवर रखा था। और वो बंदा इन 10 चैप्टरों को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर की नॉवल को पहले से ही ऑर्डर पे डाल देता है। उसके साथ साथ ही वो कहता है कि मैं अपने सारे दोस्तों को भी इसे खरीदने का बोल
बोल दूंगा। और इसी के साथ सुबह हो जाती है। हम एक मीडिया हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की नोवेल को लेकर ही बातचीत चल रही होती है। उस कंपनी का बॉस कहता है इस नोवेल के अभी तक मात्र 10 चैप्टर ही आए हुए हैं और इसने पूरे का पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया है। ऐसी नोवेल आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। और वहीं पर उसकी सेक्रेटरी भी बोलती है हाँ कैसा रहेगा कि हम इस नोवेल को पब्लिश करें और हम उस नोवेल के ऑथर को 4000 कॉपीज का 8% देंगे। पर उसका बॉस बोलता है ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो बोलती है चलो ठीक है, तो हम इसे 10% कर देंगे 5000 कॉपीज पे। तो उसका बॉस कहता है चलो ठीक है, तो पहले नंबर हमें उस ऑथर को मैसेज करना होगा, उसे मैसेज कर दो और हमारे टर्म एंड कंडीशन बता दो। और फिर हमें दूसरे मीडिया हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही सब बातें चल रही होती हैं। वो लोग बात करते हुए कह रहे होते हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जो नोवेल है कम से कम बहुत ज्यादा चलने वाली है, तो हमें इस नोवेल को पब्लिश करना चाहिए। हम 6000 कॉपीज का 10% देंगे उसके ऑथर को। पर वहाँ का चीफ एडिटर उससे कहता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसका बॉस उससे कहता है चलो ठीक है, तो हम 10,000 कॉपीज कर देंगे, तो हम 10,000 कॉपीज का 10% उसे देंगे। तो वो चीफ एडिटर भी मान जाता है, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो ठीक है। तो उसे मैसेज डाल देते हैं और वो दोनों कंपनियां और उसके साथ साथ और भी कंपनियां हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज डाल देती हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रात की 3 बजे अपने घर के पीछे माउंटेन पर अपने ताइची की प्रैक्टिस कर रहा होता है या कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके शरीर की पूरी नस बाहर आ चुकी होती है। वो पूरा का पूरा पसीने में भीगा हुआ होता है और उसकी कल्टीवेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है कि फाइनली मैंने इस फीलिंग को अचीव कर लिया, इस कल्टीवेशन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। द 5 एलिमेंट ऑफ ताइची मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। और वो उसकी प्रैक्टिस करने लगता है और वो उस पूरे के पूरे 5 एलिमेंट को सीख जाता है जहाँ तक मुझे लगता है। इसके साथ ही सुबह हो चुकी होती है और वो अपने घर पर आ जाता है। वो अपने सिस्टम के ऊपर देखता है बहुत सारे कंपनियों ने उसे मैसेज करे होते हैं, तो वो उनके मैसेज को देखता है और सोचता है कि चलो ठीक है मैं अभी इन्हें कोई भी जवाब नहीं देने वाला, देखता हूँ मैं सोच के इन्हें किसी न किसी को जवाब दूंगा। उसके साथ ही वो सोचता है कि मेरा राउंड 1 अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ वो हमें बताता है कि ये जो नोवेल है मैजिक वॉरियर ये 2021 में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थी, तो मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लोगों को थोड़ा और इसमें दिलचस्पी आएगी, तो वो अपने आप ही मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और वो बताता है कि मुझे ऐसे ही एक्ट करना होगा, मुझे थोड़ा और इंतजार कराना होगा उन कंपनीज को, नहीं तो उन्हें लगेगा मैं कोई नया खिलाड़ी हूँ और मैं उनकी कंपनी को डुबा सकता हूँ। वो कुछ दिन इंतजार करने के बाद फाइनली अपने कंप्यूटर पे देखता है, वहाँ पर नाइस मीडिया का मैसेज भी उसे आया हुआ होता है। वो बताता है ये जो नाइस मीडिया है इसने ही मैजिक वॉरियर को पब्लिक किया था भविष्य में, और वो नाइस मीडिया को ही मैसेज कर देता है। वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी मदर को लेकर नाइस मीडिया से मिलने के लिए चले जाता है। हम देखते हैं वो लोग उनसे मिलने के लिए घर से बाहर निकल चुके होते हैं और मार्केट में आ चुके होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदर से कहता है मदर क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे? उसकी मदर कहती है कॉफी? क्या तुम्हें पता भी है कॉफी का स्वाद कैसा होता है? हाँ मुझे पता है मॉम, तो आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे? मुझे तो एक आइस अमेरिकानो कॉफी चाहिए, तो मैं उसे ऑर्डर करने के लिए जा रहा हूँ, आपको भी कुछ चाहिए? आप भी मेरी साथ चलो, और वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, कॉफी पीने में मजा आएगा। तो वो लोग स्टारबक्स पहुंच चुके होते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और नाइस मीडिया वाले उनको देखते हैं और सोचते हैं क्या यही वो है, क्या यही गोल्ड रिवर है? और हमारा मेन कैरेक्टर भी उनको दोनों को देखकर सोचता है ओ अच्छा, तो ये बिल्कुल टाइम पर आ चुके हैं, सच में ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। और वो उन दोनों के पास जाते हुए पूछता है क्या आप लोग ही नाइस मीडिया से हो? उन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है, तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं क्या तुम ही मिस्टर गोल्ड रिवर हो? वो कहता है कि हाँ मैं ही गोल्ड रिवर हूँ। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुन के वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये बिल्कुल भी एक स्टेबलाइज राइटर नहीं है, ये बस एक स्टूडेंट है, मैं इससे क्या ही उम्मीद करूं। लेकिन जब वो हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों में देखते हैं जिसकी आंखों में बिल्कुल भी घबराहट और डर बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लग रहा है, सच में इसमें कुछ तो बात है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखता है और कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसा कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही ना हो। और तभी वो लोग माहौल की गंभीरता को समझ जाते हैं और उन दोनों को अपने पास बुला लेते हैं और बोलते हैं कि आइए यहाँ पर बैठिए। और वो दोनों बहुत ज्यादा मुस्कुरा के उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं उससे कि तुम बहुत ज्यादा ही यंग लग रहे हो, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा यंग। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताता है कि वो अभी उसके हाई स्कूल के 2nd ईयर में ही है। तो वो लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो ये बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है, हम इससे क्या ही डील करेंगे। लेकिन उसके साथ ही वो मन में सोचते हैं
मुझे इसकी आवाज में एक डोमिनेंस दिख रहा है और बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब कि ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। इससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के चेहरे देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इन लोगों को अपना एक्सप्रेशन भी छुपाने नहीं आते, मैं इनसे क्या उम्मीद करूं। और तभी वो उन दोनों को थोड़ा सा गुस्से में आते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग एक हाई स्कूलर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहोगे। तो वो लोग थोड़े से घबरा जाते, वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो ठीक है, तो मुझे हम दोनों को इंट्रोड्यूस कराने दो। वो छोटे बाल वाला जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं नाइस मीडिया का सीईओ हूँ चोई। और वो हरे बाल वाला कहता है कि मैं उस कंपनी का चीफ एडिटर हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताता है चलिए ठीक है, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है जेंग टाइसन। और वो अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहता है कि मदर आपको भी इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ये बहुत बड़ी कंपनी के चीफ हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर की मदर ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलने लगती है क्या पब्लिशर चीफ, ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें कहता है कि आज तुम्हारा बेटा एक पब्लिशर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। और नाइस मीडिया का चीफ उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहता है कि राइटर जेंग की मदर आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है चोई और मैं नाइस मीडिया कंपनी का सीईओ हूँ। आपका जो लड़का है वो बहुत ज्यादा ही ग्रेट है। पर हमारे मेन कैरेक्टर की मदर को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो उससे पूछती है ये सब क्या चल रहा है और तुम एकदम से राइटर कैसे बन गए, मुझे तो तुम्हारी राइटिंग की स्किल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि मदर आप ये कैसी बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपका बेटा एक राइटर नहीं बन सकता। पर उसकी मदर कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो बस पढ़ाई करते हो, तो तुम राइटर कैसे बन सकते हो, इस बात का कोई भी सेंस है क्या। और वो दोनों के दोनों उनकी बात में बीच में आते हुए कहते हैं कि मैम इनका नाम है गोल्ड रिवर और ये इतना ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ इन्हें इनकी नोवेल लिखे हुए और इनकी नोवेल पूरे के पूरे कोरिया में नंबर 1 रैंकिंग पर है। नोवेल का नाम है मैजिक वॉरियर। तो उसकी मदर भी सोचने लगती है ओ मैजिक वॉरियर, ये टाइटल तो बड़ा अच्छा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदर को कहता है और क्या मॉम, मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा हूँ राइटिंग के स्किल्स में। उसके साथ ही वो उन दोनों से पूछता है सर क्या हम कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं। और वो दोनों के दोनों कॉफी ऑर्डर कर देते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होते हुए पूछता है क्या आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो। और वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ, ये लो इसे एक बार देख लो और पढ़ लो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ने लगता है। उसमें वो देखता है कि वहाँ पर सेकेंडरी कॉपीराइट का भी कुछ लिखा होता है और वो उसे हटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये सेकंड कॉपीराइट वाला ये सब कुछ इसमें से हटा दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं हम इसे नहीं हटा सकते क्योंकि ये इतनी कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, वैसे भी मेन कॉपीराइट तो तुम्हारे पास ही रहेगा और सारे के सारे लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि नहीं मुझे इसे हटाना है, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये हटाना है। और उसके साथ साथ ही वो कहता है और मुझे 20 मिलियन वॉन एडवांस पेमेंट के रूप में चाहिए। 20 मिलियन वॉन को सुनकर वो दोनों के दोनों एकदम चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसकी मदर भी उसको ही देखने लगती है। और उसके साथ ही वो बोलता है कि चलो ठीक है, वो ये तो हो गया एडवांस की बात, और रही गारंटी फीस रॉयल्टी की तो मैं 6000 कॉपीज के 10% लूंगा। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो तुम कर सकते हो और अगर नहीं करना तो नहीं करना। और जब भी इसकी कॉपीज बिकेंगी तो तुम सारा का सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना हर महीने। पर वो लोग उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं आपको इतना ज्यादा एडवांस पेमेंट नहीं दे सकता क्योंकि कोई भी ऐसी पब्लिशिंग कंपनी नहीं है जो कि नए राइटर को इतना ज्यादा एडवांस में पेमेंट दे। हाँ मुझे पता है कि आपकी जो नोवेल है वो बहुत ज्यादा ही रैंक कर रही है इस समय और हर कोई उसे पढ़ना चाहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ही पेमेंट है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनकी नोटबुक को देखता है और कहता है कि आप लोग नोटबुक लेके आए हो है ना। तभी चीफ एडिटर सोचने लगता है आखिरकार इसने उस चीज को मेंशन क्यों करा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, अगर तुम्हें ये सारी की सारी कंडीशन अच्छी लगती हैं तो तुम कर सकते हो डील, अगर तुम्हें नहीं अच्छी लगती है तो तुम रिफ्यूज कर दो और मेरी शर्तों को मान लो और मैं तुम्हें ये पेन ड्राइव दे दूंगा। इस पेन ड्राइव के अंदर है मेन्यू स्क्रिप्ट यार मुझे पता नहीं क्या होता है तो तुम लोग समझ लेना। वो कहता है मेरे पास इसमें 5 मेन्यू स्क्रिप्ट हैं, वो भी मैजिक वॉरियर की। और वो लोग उस पेन ड्राइव को चेक करने लगते हैं। चेक करने के बाद वो लोग सोचते हैं ये तो सच में वही मेन्यू स्क्रिप्ट है, क्या मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। वो कहता है चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी का अभी 20 मिलियन वॉन दे दूंगा, चलो ठीक है, तो हम लोग साइन करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलिए ठीक है बॉस चोई, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते। और हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेता है और अच्छे से साइन कर देता है। और वो साइन करते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा है, तुम लोग मेरा सारा के सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में भेज दोगे। और वो लोग कहते हैं आपकी मदर भी यहीं पर है तो उनको भी साइन करना पड़ेगा एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। और उसकी मदर भी साइन कर देती है। वो लोग कहते हैं जरा अपना बैंक अकाउंट चेक करो, मैंने उसमें 20 मिलियन वॉन डाल दिए हैं डाउन पेमेंट के रूप में। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना
अकाउंट चेक करते हुए कहता है, जब मेरी पुरानी जिंदगी में मैं मरने वाला था तब भी मेरे अकाउंट में मात्र 2 मिलियन वो नहीं होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आज देखो, आज मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है। और वो लोग एक दूसरों को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो चीफ एडिटर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ एक चीज पूछना भूल गया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप इसकी कितनी ज्यादा वॉल्यूम बनाने वाले हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं 60 वॉल्यूम बनाने वाला हूँ। 60 वॉल्यूम को सुन के वो दोनों के दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि 59 वॉल्यूम तो मुझे याद ही है और एक वॉल्यूम में जैसे तैसे बना लूंगा। और इसके साथ ही वो सारे के सारे लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। टायसन अपनी मदर को लेकर कहीं जा रहा होता है। उसकी मदर उससे पूछती है, बेटा तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तो वो कहता है, मदर क्या हम लोग बैंक जा रहे हैं। उसकी मदर पूछती है, बैंक क्यों, बैंक में क्या काम है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मोम आप बस मेरे साथ चलो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है वहाँ पर। उसकी मोम उससे कहती है, बेटा तुम मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताते, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये राइटर क्या है और तुम्हारे पास 20 मिलियन वॉन भी आ गए हैं, मतलब मुझे बताना नहीं चाह रहे हो तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो मन में सोचता है कि मुझे अपना काम कल से शुरू करना है, तो मुझे अपना एक स्टॉक अकाउंट खुलाना पड़ेगा आज के आज ही, इसलिए हम बैंक जा रहे हैं। और फिर से उसकी मॉम उससे कहती है कि हमें एक बार तुम्हारे फादर से भी इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मैं एक माइनर हूँ और मुझे पेरेंट की जरूरत पड़ेगी जब भी मुझे कुछ भी करना होगा। और वैसे भी जो मेरे पास 20 मिलियन वॉन है उनसे मैं अपने फादर का जो कर्जा है वो आराम से चुका सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा पैसों को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इससे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। और वो अपनी मदर को कहता है, मदर आपने मुझसे कहा था कि आपको मुझे मेरे ऊपर भरोसा है, तो प्लीज मुझे 1 महीना दे दीजिए और मुझसे कुछ भी सवाल मत करिए। 1 महीने के बाद मैं फादर को सब कुछ खुद बता दूंगा। और उसकी मदर बड़े ही अच्छे से मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मैं फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और इसके साथ ही बारिश रुक जाती है तो वो अपने छाता को बंद कर लेता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पर आ गया होता है। वो वही उसके घर के पीछे के माउंटेन के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपने दिमाग पर जोर देता है और उसको सारी की सारी मेमोरीज दिख रही होती हैं स्टॉक मार्केट की, जो भी उसने अपने पुरानी जिंदगी में कमाई थी। और अब मेन खेल शुरू हुआ था। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंप्यूटर पे स्टॉक मार्केट को देखते हुए कहता है, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है मार्केट में उतरे हुए। मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे जा रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, तो चलो ठीक है, मुझे भी गेम के अंदर उतरना चाहिए। इतना कह के वो मार्केट में उतर जाता है। वो देखता है एक शेयर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होता है। वो उसे देखकर उसके ऊपर और वो लोग उस पेन ड्राइव को चेक करने लगते हैं। चेक करने के बाद वो लोग सोचते हैं, ये तो सच में वही मेन्यू स्क्रिप्ट है, क्या मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए? और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। वो कहता है, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी का अभी 20 मिलियन वॉन दे दूंगा। चलो ठीक है, तो हम लोग साइन करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चलिए ठीक है बॉस चोई, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते। और हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है और अच्छे से साइन कर देता है। और वो साइन करते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा है, तुम लोग मेरा सारा के सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में भेज दोगे। और वो लोग कहते हैं, आपकी मदर भी यहीं पर है, तो उनको भी साइन करना पड़ेगा एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। और उसकी मदर भी साइन कर देती है। वो लोग कहते हैं, जरा अपना बैंक अकाउंट चेक करो, मैंने उसमें 20 मिलियन वॉन डाल दिए हैं डाउन पेमेंट के रूप में। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना अकाउंट चेक करते हुए कहता है, जब मेरी पुरानी जिंदगी में मैं मरने वाला था तब भी मेरे अकाउंट में मात्र 2 मिलियन वॉन ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आज देखो, आज मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है। और वो लोग एक दूसरों को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो चीफ एडिटर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ एक चीज पूछना भूल गया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप इसकी कितनी ज्यादा वॉल्यूम बनाने वाले हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं 60 वॉल्यूम बनाने वाला हूँ। 60 वॉल्यूम को सुन के वो दोनों के दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि 59 वॉल्यूम तो मुझे याद ही है और एक वॉल्यूम में जैसे तैसे बना लूंगा। और इसके साथ ही वो सारे के सारे लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। टायसन अपनी मदर को लेकर कहीं जा रहा होता है। उसकी मदर उससे पूछती है, बेटा तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तो वो कहता है, मदर क्या हम लोग बैंक जा रहे हैं। उसकी मदर पूछती है, बैंक क्यों, बैंक में क्या काम है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मोम आप बस मेरे साथ चलो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है वहाँ पर। उसकी मोम उससे कहती है, बेटा तुम मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताते, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये राइटर क्या है और तुम्हारे पास 20 मिलियन वॉन भी आ गए हैं, मतलब मुझे बताना नहीं चाह रहे हो तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो मन में सोचता है कि मुझे अपना काम कल से शुरू करना है, तो मुझे अपना एक स्टॉक अकाउंट खुलाना पड़ेगा आज के आज ही, इसलिए हम बैंक जा रहे हैं। और फिर से उसकी मॉम उससे कहती है कि हमें एक बार तुम्हारे फादर से भी इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मैं एक माइनर हूँ और मुझे पेरेंट की
जरूरत पड़ेगी जब भी मुझे कुछ भी करना होगा। और वैसे भी जो मेरे पास 20 मिलियन वॉन है उनसे मैं अपने फादर का जो कर्जा है वो आराम से चुका सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा पैसों को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इससे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। और वो अपनी मदर को कहता है, मदर आपने मुझसे कहा था कि आपको मुझे मेरे ऊपर भरोसा है, तो प्लीज मुझे 1 महीना दे दीजिए और मुझसे कुछ भी सवाल मत करिए। 1 महीने के बाद मैं फादर को सब कुछ खुद बता दूंगा। और उसकी मदर बड़े ही अच्छे से मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मैं फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और इसके साथ ही बारिश रुक जाती है तो वो अपने छाता को बंद कर लेता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पर आ गया होता है। वो वही उसके घर के पीछे के माउंटेन के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपने दिमाग पर जोर देता है और उसको सारी की सारी मेमोरीज दिख रही होती हैं स्टॉक मार्केट की, जो भी उसने अपने पुरानी जिंदगी में कमाई थी। और अब मेन खेल शुरू हुआ था। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंप्यूटर पे स्टॉक मार्केट को देखते हुए कहता है, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है मार्केट में उतरे हुए। मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे जा रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, तो चलो ठीक है, मुझे भी गेम के अंदर उतरना चाहिए। इतना कह के वो मार्केट में उतर जाता है। वो देखता है एक शेयर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होता है, वो उसे देखकर उसके ऊपर बेट लगा देता है, यानी कि उस शेयर को खरीद लेता है या बेच देता है। उसके ऐसा करते ही उसे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। और हम उस ब्रोकर की कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उस ब्रोकर अपने लीडर को चिल्लाते हुए कहता है, बॉस जो उस कंपनी के स्टॉक हैं वो पूरे के पूरे बिक चुके हैं, कम से कम 20,000 स्टॉक। उसका बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि किसी ने हमारी चालों को नोटिस कर लिया और उसने सारे के सारे पैसे उड़ा लिए, तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आगे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और वो सारे के सारे लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि केयरफुल होकर काम करो। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, इतना ज्यादा पैसा मैंने आज तक देखा नहीं। 3 दिन में 46 मिलियन वॉन, उसके बाद भी अभी भी 26 मिलियन वॉन बाकी हैं जो कि अभी मैंने कलेक्ट नहीं करे। ये सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, इतना ज्यादा पैसा मैंने आज तक नहीं देखा। चलो ठीक है, ये तो बस शुरुआत है। और वो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। और वो हमें बताता है जब वो एक स्टॉक ब्रोकर था अपनी पुरानी जिंदगी में, तब भी उसने कभी इतना बड़ा जैकपॉट नहीं देखा होगा। उसके साथ ही वो बोलता है कि यहाँ पर एक और कोई सी मेडिकल की कंपनी आने वाली है या नई कोई सी मेडिसिन लॉन्च होने वाली है अगले हफ्ते। और वो उस कंपनी का ग्राफ चेक करने लगता है। वो देखता है, वो उस कंपनी के स्टॉक को देखता है और कहता है कि अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके साथ ही वो कहता है कि मेरे पिछली जिंदगी का ज्ञान मुझे बहुत ज्यादा काम दे रहा है इस जिंदगी में, और स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है मुझे इस समय तक, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बेट लगाने वाला हूँ। और चीट की मेरे पास ही है इस पूरी दुनिया में जो भी भविष्य में होने वाला है उस सारी चीजों की नॉलेज मुझे है। तो सच में इस सारे पैसे को उठाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जो कि नीचे गिरे हुए हैं। और इसी के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की जो नॉवल होती है वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो चुकी थी, हर कोई उसे पढ़ना पसंद कर रहा होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसकी मदर उसके फादर से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तो उसके फादर कहते हैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खाना खाओ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की बहन है जो कि जुड़वा बहनें होती हैं, वो उनसे बोलती हैं, फादर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि टाइम आ चुका है, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए इन लोगों को। तभी वो अपना टेबल हाथ पे पटकते हुए बोलता है कि मैंने खाना खा लिया। और उसके साथ ही वो अपनी दोनों बहनों से पूछता है, तुम लोग फ्री तो हो, आज कहीं जा तो नहीं रहे। उसकी दोनों बहनें बोलती हैं कि नहीं हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, पर उससे तुम्हें क्या। और वो कहता है कि आज मैं तुम सबको बाहर ट्रीट पर लेके जाने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद उसके फादर उसे देखते हैं पर कुछ कहते नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मदर से कहता है, मदर आप और फादर दोनों तैयार हो जाओ, मैं आप दोनों को भी लेके जाने वाला हूँ। उसके साथ ही वो कहता है कि फादर आप आपकी आईडी कार्ड रख लेना। और वो अपनी बहनों को भी कहता है कि तुम लोग तुम्हारे स्टूडेंट आईडी कार्ड रख लेना। और वो टैक्सी में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं, मतलब मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। और वो उन लोगों को बताता है कि मैं एक राइटर हूँ। और वो ऐसे ही बात करते हुए आ जाते हैं। वो लोग शहर में पहुंच गए होते हैं। शहर में पहुंचते ही उसकी दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया कि हम शहर में आए थे। पर उसकी दूसरी बहन बोलती है, नहीं हम शायद पहली बार ही शहर में आए हैं। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं उन्हें एक मोबाइल की शॉप दिख जाती है जहाँ पर वो दोनों की दोनों बहनें चली जाती हैं और वहाँ पर मोबाइल देखने लगती हैं। पर उनके फादर उन्हें मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चों वहाँ से दूर हट जाओ, हम उनमें से कुछ भी नहीं खरीदने वाले। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं तुम लोग खरीद सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम खरीद लो। ये सुनने के
के बाद ही उसके फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं टाइसन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और तुम्हारी सिस्टर को इनकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तो रहने दो, इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या ही जरूरत है। पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मॉम डैड आप भी कोई सा भी फोन उठा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। और उसकी मदर कहती है चलो ठीक है। और उसके फादर से वो कहती है मुझे भी बहुत टाइम से एक मोबाइल चाहिए था, चलो ना हम दोनों भी मोबाइल ले लेते हैं। वो सारे के सारे लोग अपने अपने पसंद के फोन ले लेते हैं। जैसे ही बिल आता है तो बिल को सुन के उसकी पूरी की पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। बिल आया होता है 2.17 मिलियन वॉन का, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बड़ी आसानी से झुका देता है और वो लोग ऐसे ही शहर घूमते रहते हैं। फिर हम देखते हैं उस ब्रोकर की कंपनी को, जहाँ पर फिर से उन्हें बहुत ज्यादा चूना लग चुका होता है। वो बूढ़ा आदमी पूछता है इस बार हमें कितना ज्यादा चूना लगा है, तो उसका एम्प्लॉय बताता है शायद से 1 बिलियन वॉन का। तो वो लीडर कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसका एम्प्लॉय बोलता है एक बहुत ज्यादा छोटी चींटी जिसके पास सुपर पावर है वो हमारी फील्ड में आ चुकी है और हमें लूटते जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है जैसा कि हमने प्लान करा था वैसे चलने दो, जरा से भी वो गलती करे तो उसके सारे के सारे पैसे उड़ा लेना। और फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेकर एक जगह पर आ जाता है और वो रुक जाता है। उसकी सिस्टर पूछने लगती है ब्रदर आप यहाँ पर क्यों रुक गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है तो यहाँ पर अंदर आ जाओ। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कार का शोरूम होता है और उस कार के शोरूम का मैनेजर वहाँ पर उनके सामने आ जाता है। उसकी पूरा का पूरा परिवार ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक कार के पास जाते हुए पूछता है मॉम कैसा रहेगा, ये वाली कार कैसी लग रही है आपको। उसकी मॉम थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है कि हाँ ये कार तो बढ़िया है, लेकिन उसके साथ ही वो बोलता है ये कार बढ़िया है, कैसा रहेगा हम इसे ले लें और मेरी दोनों की दोनों बहनें इससे स्कूल जाया करेंगे, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन उसके फादर बोलते हैं बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी नौकरी अभी नई नहीं है और वैसे भी हमें अभी कार की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फादर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी मदर उसके फादर को कहती है हनी 1 मिनट इसे देखो, इसे चेक करो। और वो बैंक की बुक होती है। जैसे ही उसके फादर उस बैंक बुक को खोलते हैं उसके अंदर 50 मिलियन वॉन का एंट्री हुई होती है। ये सब देख के उसके फादर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उसकी मदर उसके फादर से कहती है हनी हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके फादर को कहता है डैड आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। और उसके फादर ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, उनका मन बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है आज से पूरी की पूरी जेंग फैमिली की जिंदगी बदलने वाली है। पूरी जेंग फैमिली जो कि पहले बहुत ज्यादा गरीब हुआ करती थी अब वो बहुत ज्यादा अमीर होने वाली है। आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो उस कार को खरीद लेता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल ड्रेस पहनकर अपने स्कूल के लिए निकल चुका होता है। उसे बहुत ज्यादा ही एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है क्योंकि ये उसका दूसरी टाइम था अपनी स्कूल की जिंदगी को जीने का। लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। वो अपनी स्कूल की बस के अंदर आ जाता है और वहाँ उसे एक सीट खाली दिखती है, वो जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है ये सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा है, ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मेरे साथ मेरे स्कूल टाइम में होता आ रहा था। सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो अपने सीट पर बैठे बैठे सोच रहा होता है आज वो दिन है जिस दिन वो मेडिसिन लॉन्च होने वाली है। हाँ मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट अपने आप होती रहेगी। आज के बाद से मेरी जो नेटवर्थ है वो कम से कम 1 बिलियन वॉन की हो चुकी होगी। और उसके साथ ही वो एक बात बताता है जो यूजुअल चीटीज होती हैं वो उन स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती जिनके प्राइस ऊपर नीचे नहीं होते। और उन चीटियों को बहुत ज्यादा रिस्क लेने में मजा आता है। वो भाव के साथ बहते जाते हैं और उन्हें गैम्बलिंग से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। लेकिन फिर भी वो नेचर के आगे एक चीटी ही है। नेचर उन्हें कभी भी कुचल सकती है और मैं भी उन चीटियों में से एक हूँ। और देखा जाए तो जो मेरे लिए नेचर है वो शेयर मार्केट का वो ग्राफ है जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। और आखिरी में चीटी नेचर से कभी जीत ही नहीं सकती और मैं भी उस ग्राफ से कभी जीत नहीं सकता। लेकिन मेरे पास फ्यूचर की पूरी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है तो मैं आसानी से जीत सकता हूँ। ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। इतने में उसे किसी की बातें करने की आवाज आती है तो वो सामने देखता है। वो सामने देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है ओ ये तो वही दोनों हैं। वो हमें बताता है एक लड़की जिसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है उसका नाम मीजिन है और एक लड़की जिसका कलर पूरा का पूरा व्हाइट होता है उसका नाम ना योंग है। तभी उन दोनों की नजर भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ती है। तभी वो सोचती है ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक अच्छे लड़के की तरह उनसे बोलता है अगर तुम दोनों के भी भारी हो तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए पकड़ सकता हूँ। और तभी वो दोनों के दोनों उसके पास आ जाते हैं और वो दोनों लड़कियां भी बात कर रही होती हैं कि हमने इसे कहीं तो देखा है पर हमें याद नहीं आ रहा। उसके साथ ही बस के अंदर जितनी भी लड़कियां होती हैं
हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रही होती हैं, उसके बारे में ही बात कर रही होती हैं। पर ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर उस बस के अंदर और भी बच्चे होते हैं और भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर एक लड़की पर जाती है जिसे देखकर वो पूरा का पूरा उसके ही ख्यालों में खो जाता है। वो बताता है, ये लड़की जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक बार और मिलना चाहता था, मेरे स्कूल टाइम का प्यार, मेरा पहला प्यार, ली येरिन। और इसके साथ ही वो लोग स्कूल पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को उसके दोस्तों ने घेर लिया होता है और उससे बात कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो हमें उनका इंट्रोडक्शन देता है। एक लड़का जिसका नाम डाइसुन होता है, एक चश्मे वाला लड़का जिसका नाम जॉनसुक होता है, एक लड़का जिसके की बाल झड़ रहे होते हैं उसका नाम युंगचुल होता है, और एक लड़का जो की खाने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है उसका नाम डूजोंग होता है, और आखिरी में एक लड़का जिसका नाम बोनसुक होता है। और सारे के सारे लोग उससे बात कर रहे होते हैं और अपनी वेकेशन के बारे में बता रहे होते हैं। और वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। तभी क्लास में किसी की एंट्री हो जाती है। वो बंदा क्लास में एंट्री लेते हुए कहता है, ये तो किसी किंडरगार्टन जैसी लग रही है, तुम लोग बच्चे, तुम लोग कितना ज्यादा शोर मचाते हो, चुप हो जाओ। उसे देखने के साथ ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया होता है। तभी हमें उसके बारे में पता चलता है, उसका नाम होंग सुंगयून होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बताता है कि दुनिया में आप कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ, आपको कचरा हर जगह मिल ही जाएगा। और यही है हमारी क्लास का कचरा जो कि कमजोरों को बुली करता है। और वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कहता है, टाइसन तुमसे मिले बहुत ज्यादा समय हो गया और इतने समय के अंदर तुमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी कर ली है, मुझे दिख रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर अभी भी सोच रहा होता है कि पिछली जिंदगी में हमारे मेन कैरेक्टर को इस बंदे की वजह से एक ट्रॉमा भी झेलना पड़ा था बहुत बड़ा। वो हमें बताता है, यह होंग सुंगयोन एक थर्ड रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसका नाम स्कॉर्पियन है। और जब ये सारे के सारे लोग स्कूल में थे तब ये उनका बॉस हुआ करता था स्कूल में। और वो बंदा क्लास के अंदर आ जाता है। वो टाइसन पे गुस्सा करते हुए बोलता है, बास्टर्ड, मैंने तुझसे अभी एक क्वेश्चन पूछा तो मुझे जवाब दे फटाफट। पर हमारा मेन कैरेक्टर बड़े ही चिल मूड में उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? ये सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है और सारे के सारे उसके क्लास वाले भी पूरी तरीके से डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। और वो बंदा हंसते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुझे मुझसे मार खानी है और तुझे मुझसे डेली मार खानी है। तूने मुझे पूरे वेकेशन में देखा नहीं इसलिए तूने मुझे एक कचरा समझ लिया क्या? अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ उठाते हुए सर नीचे करते हुए बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? आप तो कितने ज्यादा ग्रेट हो, मैं आपको एक पीस ऑफ शिट कैसे बुला सकता हूँ? आप तो उस लायक ही नहीं हो कि मैं आपको पीस ऑफ शिट बुला पाऊँ। ये सुनने के बाद वो बंदा पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और उसके सारे के सारे क्लासमेट वो भी पूरी तरीके से डर जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के सोच रहा होता है कि इस समय मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, इसने मेरे स्कूल टाइम में मुझे बहुत ज्यादा बुली करा है। और वो बंदा गुस्से में आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तूने अभी क्या कहा, एक बार और बोल। क्या तूने खाने में आज कुछ उल्टा सीधा खा लिया था जो तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तूने मेरे सामने ऐसे बात करी? पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी हंस रहा होता है तो वो बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बंदा कुछ कर पाता है इतने में टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे लगा था क्लासरूम बहुत ज्यादा शांत है तो तुम लोग बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, लेकिन यहाँ पर देखो तुम दोनों तो लड़ रहे हो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, नहीं नहीं टीचर, ये आप कैसी बात कर रहे हो? वो तो हम लोग बड़े लंबे समय के बाद मिले हैं तो हम दोनों लोग एक दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हुए हैं। लेकिन तभी टीचर उन्हें चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो बकवास बंद करो और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और टीचर के इतना कहने के बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर के सारे दोस्त सोचने लगते हैं, वाओ, टीचर का शुक्रिया अदा कि टीचर सही टाइम पे आ गए और हमें बचा लिया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हमारा मेन कैरेक्टर उस होंग सुयोंग को देखकर बोलता है, ठीक है, मुझसे लंच में मिलना तुम। इतना सुनने के बाद उसके दोस्तों के चेहरा तुम लोग देख ही सकते हो। और रही बात उस बुली करने वाले लड़के की, वो तो पूरी तरीके से गुस्से में भर चुका था। वो सोच रहा था, इस बास्टर्ड को आज मरना ही है, चलो ठीक है, आज मैं इसे दिखाता हूँ मैं हूँ कौन। और टीचर अपना लेक्चर लेने लगते हैं और फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाता है और उसके दोस्त उसके पास आके बोलते हैं, टाइसन, मुझे लग रहा है कि तुम आज पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। वो जो सुंगयून है वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है तुम्हें मारने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे पता है, अब जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं सेकंड पीरियड के बाद जो ब्रेक मिला होता है उसमें भी उसके सारे दोस्त उसके पास आ जाते हैं और ऐसी बात कर रहे होते हैं। और थर्ड पीरियड में भी यही होता है। अब फाइनली लंच हो चुका था और हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोस्तों से कहता है, क्या तुम लोग बिल्कुल भी खाना खाने नहीं जाने वाले? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो
चलो खाना खाने चलते हैं। लेकिन तभी उसके दोस्त उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है हम ऐसी सिचुएशन में खाना खा सकते हैं? वो हमें मारने के लिए आ रहा है और तुम खाने की बात कर रहे हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का एक दोस्त बोलता है, ऐसा लग रहा है कि आज मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, बहुत हो गया, चलो ठीक है हम खाना खाने चलने वाले हैं और फटाफट वापस आ जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर होंग संग यून आ जाता है और उसके साथ उसके सारे के सारे मेंबर भी आए हुए होते हैं। वो कहते हैं, आखिर कौन है वो बेवकूफ जो कि हमारे दोस्त को परेशान कर रहा था? और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ ये सारे के सारे कचरे कितने ज्यादा तेज बोलते हैं। अब ऐसी बात सुनने के बाद उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और संगयोन उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तो तुम मेरे हाथ से मरने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग बेबीज की तरह कितना ज्यादा शोर मचाते हो, कैसा रहेगा तुम अपने मुंह को बंद करो और मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लासरूम में कोई भी डर जाए। अब ये बात सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सारे दोस्त पूरी तरीके से डर के माहौल में घिर जाते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। पर वो गुस्सा होते हुए उसे चिल्लाते बोलते हैं, क्या आराम करें? अगर हम आराम कैसे कर सकते हैं? और वो सारे के सारे लोग स्कूल से बाहर गार्डन के अंदर या कोई सी जगह होती है वहां पर आ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक दोस्त जिसका नाम डूजोंग होता है उसको वो अपना सेलफोन देते हुए कहता है, डूजोंग मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम एक वीडियो बना लेना। संगयून अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर आ जाता है और अभी तक डूजोंग ने भी अपना वीडियो बनाने वाले काम को शुरू कर दिया था। आते के साथ ही वो अपने सारे के सारे जूनियर्स को कहता है कि मेरी वजह से तुम लोग खाना नहीं खा पाए, चलो कोई बात नहीं, आज रात को तुम लोगों को दारू मेरी तरफ से। अब ये सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है ये जो है हाई स्कूलर्स हैं, उसके बावजूद भी ये दारू पी रहे हैं और लड़कीबाजी कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, संगयून मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो कहता है कि क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अब कुछ भी सही कर सकते हो? अब तुम मार खाने वाले हो। पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए कहता है, तुम इतने सारे लोग क्यों लेकर आए मुझे और मेरे दोस्तों को मारने के लिए, जबकि हम तो कितने ज्यादा वीक हैं, क्या हम लोग दोस्त नहीं है? पर संगयून उन्हें बहुत सारे रीजन देने लगता है और आखिर में वो कहता है, मुझे तुम लोगों की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है ये बहुत ज्यादा ग्रेट एविडेंस है और वो अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहता है, लेकिन फिर भी हम लोग तो दोस्त हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग अपने ही दोस्तों को कैसे मार सकते हो और उनसे पैसे छीन सकते हो? और वो संगयून के फादर को भी इसमें लेके आने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे फादर एक लॉयर हैं और वो बहुत ज्यादा फेमस मेंबर भी हैं सिटी काउंसिलिंग के, अगर उन्हें पता चला कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तुम्हें अपने फादर के बारे में तो सोचना चाहिए एक बार। पर वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो तभी संगयून हंसते हुए कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर ने मुझसे कहा है कि तुम ये सारी हरकतें कर सकते हो और अगर केस होगा तो मैं संभाल लूंगा। तो अच्छा है, इसके कारण ही तुम हमें बुली कर रहे हो और हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हो। और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इस स्कूल के जो चेयरमैन है वो मेरे फादर के दोस्त है, अगर तुम लोग मेरी शिकायत उनसे भी करते हो तो मैं भी उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा और ये मैटर को सुलझा दूंगा। और वो अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, इन लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इन्हें तो छोड़ दो। पर संगयून कहता है, क्या इन्होंने कोई गलती नहीं करी? उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, ये लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम लोगों को एक बार में समझा दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके आगे झुकते हुए बोलता है, चलो ठीक है, तो मैं इन लोगों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, हमें छोड़ दो। पर संगयून तो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक्टिंग को थोड़ा और बढ़ाते हुए बोलता है, कैसा रहेगा मैं तुम्हें पैसे दे दूं और तुम लोग इन्हें छोड़ दो? और संगयून हंसते हुए बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम मुझे 100,000 वॉन दे देते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से माफ कर दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जेब में से 100,000 वॉन निकाल लेता है और कहता है, ये वो मनी है जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी थी मेरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए और मेरे महीने खर्च के लिए, तुम इसे रख लो और हम लोगों को माफ कर दो। पर संगयून उसके हाथ से पैसे ले लेता है और उसे एक खींच कर लपड़ मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर लपड़ खाते हुए सोच रहा होता है, मुझे बहुत ज्यादा तेज लगी है लेकिन फिर भी मुझे ये सब सहन करना होगा थोड़ी देर और, उसके बाद सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। और वो मार खाते हुए अपने एक दोस्त की तरफ देखता है जिसे कि उसने वही कैमरा दिया होता है और उसका दोस्त रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। इतनी देर में संगयून भी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, संगयून तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? अगर तुम यहाँ से चले गए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। संगयून उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या बास्टर्ड, तूने अभी मुझसे क्या कहा? वापिस से बोल। और वो कहता है, मैंने तुझसे कहा तू एक लूजर बास्टर्ड है, अगर तेरे पूर्वज ये सब देख लेंगे तो वो अपनी ग्रेव में सिर्फ
वापस आ जाएंगे तुझे मुझसे बचाने के लिए। अब इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद सनयोंग बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहता है, मदरफकर तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दिया, अब मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी चुप नहीं होता। वो कहता है ये उनकी ही गलती है कि उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स के रूप में दुनिया के सबसे बड़े कचरे को चुना है। अब ये सुनने के बाद तो संगयोंग के वो जितने भी मेंबर होते हैं उसकी गैंग के, वो सारे के सारे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उससे कहते हैं आज तो तू मरने वाला है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक बंदे को एक बेहतरीन पंच मारता है, जिससे वो बंदा पूरी तरीके से ढेर हो जाता है। उसके नाक में से खून आ जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे अभी भी अपने पावर के ऊपर कंट्रोल करना नहीं आया। अब ये सीन देखने के बाद वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी संगयोंग कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी उसके ऊपर एक साथ हमला करो। और वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको एक एक पंच में ही ढेर कर देता है। उसके सामने जितने भी बंदे उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं वो सबको एक एक दो पंच में ही नॉकडाउन कर रहा था। तभी संगयोंग अपने और दोस्तों को बोलता है चलो ठीक है तुम भी वहाँ पर जाओ, उससे लड़ाई करो फटाफट। और वो लोग भी उससे लड़ने के लिए जाते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर है, वो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा आसानी से डाउन कर देता है। लेकिन तभी कुछ बंदे उसके ऊपर लकड़ी से हमला करने लगते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर किक मार के उनकी लकड़ियों को भी तोड़ देता है। और वो उनसे गुस्से में कहता है तुम बास्टर्ड, तुम इतने ज्यादा डेंजरस वेपन को लेकर स्कूल में आए, आज तो तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला। और वो उन सबको कहता है अगर तुम्हें अपनी जान को बचाना है तो मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। और वो सारे के सारे बंदे बिना कुछ सोचे उसके सामने घुटने पर बैठ जाते हैं। और वो संगयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुमसे भी कहा तुम भी अपने घुटने पर बैठ जाओ। लेकिन संगयोंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है इन सब के बाद तुम बच जाओगे, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आने लगता है तो संगयोंग उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक लपड़ मारता है और उससे कहता है मैं ये दोबारा नहीं कहने वाला, अगर तुम अपने घुटनों पर नहीं आते तो मैं तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दूंगा। इतनी देर तक संगयोंग भी रो दिया होता है, उसकी आंख में से आंसू निकलने लगते हैं। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर तुम्हें छोड़ देंगे, वो बिल्कुल भी तुम्हें माफ नहीं करने वाले। पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो बोलता है तुम ये सारी की सारी बकवास अपने तक ही रखो, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो उसे मिडिल फिंगर दिखाता। अब ये देखने के बाद तो संगयोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बास्टर्ड तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मिडिल फिंगर भी दिखाई, अब तू मरने वाला है। और वो गुस्से में उसकी तरफ एक पंच डिलीवर करता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके पंच से अपने पंच को टकरा देता है। जैसे ही इन दोनों की टक्कर होती है संगयोंग का जो शोल्डर होता है वो पूरा डिसलोकेट हो जाता है और उसकी उंगलियां भी पूरी की पूरी टूट गई होती हैं। वो दर्द में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और जमीन पर गिर गया होता है। संगयोंग उसे रोते हुए और चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा चिल होता है इस समय तक, संगयोंग की ये बात सुनने के बाद उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम्हें और भी मारने की जरूरत है। और वो उसे पीटने लगता है। वहाँ पर बस उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और हर जगह बस खून ही खून होता है। उसने उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है। और वो अपने दोस्त डोजोंग को कहता है डोजोंग मुझे मेरा सेल फोन दो। और डोजोंग उसे सेल फोन दे देता है और वो पुलिस को फोन लगा देता है। वो पुलिस को कॉल लगाते हुए बोलता है यहाँ स्कूल में बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी है और वो उन्हें लोकेशन बताते हुए बुला लेता है। उसके साथ साथ वो उनसे ये भी कहता है कि यहाँ पर 20 लोग और मुझे मिलाकर 21 लोग बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, तो अपने साथ एम्बुलेंस को भी लेकर आना। और उन सारे के सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया होता है। वो सारे के सारे लोग हॉस्पिटल में अभी भी चिल्ला रहे होते हैं। किसी का हाथ दुख रहा होता है, किसी का पैर दुख रहा होता है, किसी का चेस्ट दुख रहा होता है और किसी का तो ब्लड प्रेशर ही इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि पूछो ही मत। और फिर हमें VIP ICU का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगयोंग होता है, उसकी सर्जरी चल रही होती है। सर्जरी खत्म होने के बाद हमें बताया जाता है उसे अच्छी तरीके से रिकवर करने में 16 हफ्ते लग जाएंगे और उसके सीधे हाथ की उंगलियां वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं। सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन फिर भी ये हमेशा डिसेबिलिटी के साथ ही जिएंगे। ये सब एक बंदा उसके फादर को बोल रहा होता है तो उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये सब सुनने के बाद वो कहता है उस लड़के को पकड़ो जिसने की मेरे बेटे की ऐसी हालत करी है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं माफ करने वाला।
पर वो पर्सन संगयोंग के फादर को कहता है और वो स्टूडेंट भी इंजर्ड हो चुका है और वो अभी इमरजेंसी रूम में है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ। पर उसके फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं उस स्टूडेंट को छोड़ दूं और मेरी बेटे को जिंदगी भर डिसेबिलिटी के साथ जीने दूं? ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? अपने सुपरिटेंडेंट को फोन लगाओ और उनसे बोलो कि मुझे उनसे मिलना है, मैं उस बास्टर्ड के टुकड़े कर दूंगा और उसके फैमिली के भी। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक डिटेक्टिव आ गया होता है। डिटेक्टिव उससे पूछता है, तुम मुझे बताओ तुमने उन बच्चों को क्यों मारा? पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहता है, ऑफिसर ये आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने मुझे मारा है और मैं भी एक विक्टिम हूँ, तो आप ये कैसी बात कर सकते हो? मैं कोई गैंगस्टर थोड़ी हूँ। पर वो डिटेक्टिव उससे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ किसी और को बनाना, मुझे पता है तुमने ही उन सबको मारा है। अगर मैं अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने पर आ गया तो सब कुछ साबित हो जाएगा किसने किसको मारा है। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसने पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लिया होता है। उसके साथ साथ वो ये सब भी रिकॉर्ड कर रहा होता है जो कि वो डिटेक्टिव कह रहा होता है। वो डिटेक्टिव उस पे फालतू के इल्जाम लगाता है और उसे बहुत ज्यादा तेज चिल्ला चिल्ला के बोलता है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, मिस्टर डिटेक्टिव क्या आपको उधर से पैसे मिले हैं मुझे इस केस में फंसाने के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझसे ऐसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो जैसे कि उन सबको मैंने ही मारा है? मैं तो अभी भी एक माइनर हूँ और मेरी गार्डियंस भी यहाँ पर नहीं है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जब मेरे गार्डियन यहाँ पर होंगे तभी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पर ये बात सुनने के बाद उस डिटेक्टिव को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के हिलाने लगता है और उससे चिल्ला चिल्ला के कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फटाफट अपने जुर्म को कबूल कर लो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक्टिंग को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे छोड़ दो। और वो तेज डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, बच्चे तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है, ये जो डिटेक्टिव है ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो डॉक्टर डिटेक्टिव से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक करने की? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? ये एक पेशेंट है और तुम इससे आराम से क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? और वो डिटेक्टिव में बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो नर्स हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलती है, डॉक्टर वो पेशेंट, वो बच्चा, वो बेहोश हो चुका है। और वो डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है, नर्स फटाफट यहाँ आओ और उसे इमरजेंसी रूम में लेकर चलो, इसके एक्सरे MRI जो भी है सब कुछ कराओ। और हमारे मेन कैरेक्टर की एक्टिंग रंग ला देती है, उसे सक्सेस मिल जाती है जो भी वो करना चाह रहा था उसमें। फिर हम उसके हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे टीचर आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी एक टीचर कहता है कि हमें फटाफट उस बच्चे को सजा दिला देनी चाहिए जिसने कि उन 30 बच्चों को मारा है। लेकिन तभी एक टीचर कहते हैं, ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्या एक बच्चे ने 30 बच्चों को मारा? फिर तो हमें पूरे के पूरे 30 और एक उसको भी निकालना पड़ेगा। लेकिन तभी सारे के सारे टीचर उससे कहते हैं, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम उस एक बच्चे को बचाना चाहते हो? वैसे भी उसने ही सबको मारा है। लेकिन तभी वो कहता है, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मतलब ये बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। लड़ाई तो वो सारे के सारे कर रहे थे लेकिन हम एक बच्चे को ही निकालेंगे। तभी वहाँ का प्रिंसिपल या जो भी होता है वो कहता है, ये जो टीचर है वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें उन सारे के सारे बच्चों को निकाल देना चाहिए जितने भी उस केस में इन्वॉल्व थे। अगर हम उन सबको निकाल देते हैं तो हमारे हाई स्कूल की रेपुटेशन वापिस से बन जाएगी और यह हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि उस नाटक की वजह से अपने रूम के अंदर बैठ चुका होता है। वो हमसे कहता है कि मुझे 8 हफ्ते का रेस्ट दिया गया है डॉक्टर की तरफ से। अब इन 8 हफ्तों तक मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं एकदम फ्री हूँ, तो मैं अब आराम से पैसे कमा सकता हूँ और स्टॉक्स के बारे में और भी सीख सकता हूँ और मैं अपनी स्किल्स को और भी अपग्रेड कर सकता हूँ। और वैसे भी पैसा ही पैसे बना के देता है। उसने बैठे बैठे ही वहाँ पर 700 मिलियन वॉन कमा लिए होते हैं। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, मिस्टर टाइसन अब आपको कैसा लग रहा है? तभी टाइसन कहता है, मिस्टर लॉयर आपको मुझे ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे नाम से बुलाइए, वैसे भी मैं एक हाई स्कूलर हूँ। पर वो लॉयर कहता है कि ये तो हमारी पॉलिसी है, हम अपने कस्टमर को ऐसे ही बुलाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है, मैंने एक लॉयर को भी हायर कर लिया है जिसका नाम जो योंगटाई है, जो कि कोरिया के 3 सबसे बड़े लॉयर में से एक है। और वैसे भी जब आपके पास पैसा होता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और वो लॉयर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें आपसे टाइसन कहूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, ओ तुम तो सच में कितने ज्यादा ईमानदार हो। तो वो कहता है, हाँ इसकी वजह से मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया था। और हमें बताया जाता है ये जो लॉयर है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोस्टिट्यूटर ऑफिस का चीफ प्रोस्टिट्यूटर था।
मुझे नहीं पता इसका मतलब, तुम लोग समझना, मतलब कुछ तो ऊंची पोस्ट पर था। उधर से रिटायर्ड होने के बाद वो एक लॉयर बन गया, वो भी एक फर्स्ट ग्रेड का सिविल सर्वेंट। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर लॉयर को कहता है, हाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से वहाँ से नहीं निकले। तो वो लॉयर बोलता है, टाइसन क्या तुम्हें भी पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? पर हमारा मेन कैरेक्टर को होता है, नहीं मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का गलत इस्तेमाल कर देते हो तो वो एकदम नुकीले चाकू जैसी हो जाएगी। अब ये बात सुन के ना मुझे समझ आई और ना शायद से उस लॉयर को समझ आती है, या फिर समझ आ चुकी होती है, पता नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे पता है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्रोस्टिट्यूटर का नाम भी पता है और उसका फेस भी पता है, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए किसी की एंट्री होती है और दो बंदे गेट तोड़ते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं, बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने आज क्या किया है तुझे पता भी है? किम जोंग यूंग जो कि क्रिमिनल डिपार्टमेंट के प्रोस्टिक्यूटर हैं, वो तुझे आज यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। वो बंदा इतनी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाहर भी उसकी आवाज जा रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर ने तो अपने कानों के ऊपर हाथ ही रख लिए होते हैं। वो प्रोस्टिक्यूटर जैसे ही सामने आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर देख के उसे सोचने लगता है कि इसे देख के साफ पता चल रहा है ये जो प्रोस्टिक्यूटर है इसे भी उन लोगों ने खरीद लिया है। जैसे ही वो बंदा चिल्लाना चुप होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, क्या तुम लोग वारंट लेकर आए हो? तो वो डिटेक्टिव बोलने लगता है, तुम्हें वारंट के बारे में आखिर पता ही क्या है जो तुम वारंट की बात कर रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, चलो ठीक है तुम्हारी आईडी कार्ड दिखा दो। और तभी वो प्रोस्टिक्यूटर बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करके हमसे बच जाओगे? चलो ठीक है डिटेक्टिव किम उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाओ। और डिटेक्टिव किम अपना आईडी कार्ड दिखा देता है। वो बोलता है, देखो इसे, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो ठीक है मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड को तो वेरीफाई कर लिया है, लेकिन वारंट का क्या? तो डिटेक्टिव हंसते हुए उससे बोलता है, आखिर तुम्हें वारंट के बारे में पता ही क्या है? तुम्हें पता भी होता है वारंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उन्हें वारंट की पूरी डेफिनेशन सुनाने लगता है। अब मैं तुम्हें ये सब नहीं समझाने वाला, मतलब कि बस वो यही बताता है वारंट क्या होता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से वारंट के बारे में सब कुछ सुनने के बाद वो सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें और भी ज्यादा वारंट की इन्फॉर्मेशन देने लगता है और आखिरी में वो कहता है, तो बस मुझे इतना ही पता है। और वो अपनी एक्टिंग में आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या मुझे और भी समझाने की जरूरत है? अब ये सब सुनने के बाद वो चिनों के मुंह बंद हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक्टिंग को और ज्यादा बढ़ाते हुए उनसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, तुम लोग मेरी ही तहकीकात क्यों कर रहे हो, जबकि मैं भी एक विक्टिम हूँ, मैंने थोड़ी ना किसी को मारा है, मुझे भी चोट लगी है। और वो ऐसे ही बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के उनसे बातें बोल रहा होता है। उसकी आवाज पूरे के पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई होती है। तभी वो प्रोस्टिक्यूटर आगे आते हुए बोलता है, तुम कमजोर से बच्चे कहीं के, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरे सामने ये सब बातें बोल सको? ये सारी की सारी बातें किताब में ही अच्छी लगती हैं, तुम मेरे सामने इन्हें ना ही बोलो तो ही बेहतर रहेगा। और वैसे भी तुम तो इतने ज्यादा गरीब हो कि तुम लोग बस चावल ही खाते रहते हो, मैं तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा चिल मूड में उनसे कहता है, क्या आप लोग अब मुझे जबरदस्ती अरेस्ट करने वाले हो? अब हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी ज्यादा एक्टिंग देखने के बाद उस प्रोस्टिक्यूटर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, डिटेक्टिव किम अभी के अभी इस बच्चे का अरेस्ट वारंट जारी करो और हम लोग इसे डायरेक्ट कोर्ट लेकर जाएंगे। अब बहुत हो गया, मैं इसकी और बातें नहीं सुन सकता। और वो डिटेक्टिव हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगा था एक प्रोस्टिक्यूटर के सामने तुम इस तरीके से बात करोगे और तुम जिंदा भी बच जाओगे? अब तो तुम्हारा खेल पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। पर हमारा मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर ही है। वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है, सच में इन्होंने अपने सारी की सारी पावर एक ही चीज में लगा दी, वाह ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो उनसे हंसते हुए कहता है, तुम लोग पूरी तरीके से गए, अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर और उसके चेहरे पर हंसी देखकर वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उस प्रोस्टिक्यूटर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये मेरा देश कितना अच्छा देश है, यहाँ पर कितने ज्यादा कमीने लोग भरे पड़े हैं। अब ये बात सुनकर उस प्रोस्टिक्यूटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक चांटा मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? पर वो डिटेक्टिव डॉक्टर को बोलता है कि यहाँ से हट जाओ, ये पुलिस की ड्यूटी है, हमें इसे करने दो। पर वो डॉक्टर कहता है कि यहाँ से जल्दी से बाहर निकल
निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन भी पुलिस में कर दूंगा। पर वो डिटेक्टिव कहता है कि हम ही पुलिस वाले हैं, तुम हमारी कंप्लेन किससे करने वाले हो। और वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा बातें समझाने लगते हैं। हम देखते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर का लॉयर होता है, जो कि इन सबसे बड़ा वाला ऑफिसर होता है, यह एक शब्द में कहो तो इन सब का बाप होता है। वो अलग ही एक कोने में छुपकर इन सब की बातें सुन रहा होता है और इनके नाटक देख रहा होता है। यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को हम देखते हैं जो कि ये सब देखकर एकदम शांत होता है और हंस रहा होता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है ये डॉक्टर सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वहाँ पे अपने सेलफोन को भी रख दिया होता है कैमरा चालू करके, इसलिए वो बोल रहा था कि तुम लोग गए, क्योंकि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी वो माहौल की गंभीरता को समझते हुए सोचता है क्या मुझे वापिस से अपनी एक्टिंग जारी रखना चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है, उसकी जो की एनर्जी होती है वो रिवर्स होने लगती है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। और उसके तुरंत बेहोश होने के कारण वो डॉक्टर उसे देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है नर्स फटाफट इसे एक शॉक देने की तैयारी करो। अब ये सब देखने के बाद वहाँ पर वो तीनों के तीनों लोग जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए आए हुए थे वो भी थोड़े से घबरा जाते हैं। लेकिन इतनी देर में हमारे मेन कैरेक्टर का लॉयर वो भी बाहर आ जाता है। उसे देखने के साथ ही वो जो प्रोस्टिक्यूटर होता है वो घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये जो डिप्टी जनरल जो है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जो वहाँ पर आके उन्हें एक लपड़ मार देता है और कहता है तुम लोग कितने ज्यादा कमीने हो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो तीनों को एक एक घुसंड मार देते हैं। वो अपना मोबाइल निकाल के किसी को फोन लगाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं तुम हरामी कहेंगे, आखिर तुमने एक बच्चे को पकड़ने के लिए ये किन कमीने लोगों को भेज दिया। और वो सामने वाला पर्सन जिन्होंने उसको कॉल लगाया होता है वो पर्सन बोलता है सीनियर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, एकदम से क्या हो गया मुझे बताइए तो जरा। तो मिस्टर जो बताते हैं तुमने इस कमीने गैंग को हॉस्पिटल क्यों भेजा था एक बच्चे को पकड़ने के लिए, ये तो सच में बहुत ज्यादा कमीने है, मैं इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के हाई स्कूल की तरफ। वहाँ पर वो चुएसी शकल का आदमी कहता है कि हमें उन लोगों को हमारे स्कूल से निकालना होगा। पर एक टीचर उससे कहता है बट डायरेक्टर अभी तक रिजल्ट भी नहीं आए हैं, हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम उसे निकाल देंगे। और वो सारा का सारा मैटर कोर्ट में लेकर चला गया, उसके बाद वो इनोसेंट साबित हो गया तो हम क्या करेंगे। पर तभी वो चूहे जैसी शकल का आदमी बोलता है मेरे फादर इस हाई स्कूल के ओनर हैं, क्या मेरे पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को एक ऑर्डर दे सकूं। और वैसे भी मुझे पता चला है जो प्रोस्टिक्यूटर है वो उस बच्चे को पकड़ने के लिए गए हैं, अभी तक तो वो जेल में भी पहुंच गया होगा। अब ये सुनने के बाद वो टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वाइस प्रिंसिपल भी कहता है कि डायरेक्टर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर वो सारे के सारे मैटर को कोर्ट के अंदर लेके चले जाता है और वो बेगुनाह साबित हो जाता है तो हमारी इज्जत घट जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें हमारी इज्जत की पड़ी है, क्या होगा इससे हमारे स्कूल का जो नाम खराब होगा, हमें उसे निकालना ही पड़ेगा, स्कूल से कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसे निकाल रहा हूँ। और वहाँ का हेड प्रिंसिपल भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ साथ सारे के सारे टीचर भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पर वो व्यक्ति नहीं समझता, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रहा, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं उसे एक्सपेल कर रहा हूँ और यहाँ तक मैं उसका ट्रांसफर किसी और स्कूल में भी नहीं कर रहा, अब वो पढ़ भी नहीं पाएगा, क्या तुम लोगों को समझ आ गया। और इतना कह के वो मीटिंग को बंद कर देता है। तभी वहाँ से एक व्यक्ति आते हुए उससे बोलता है चीफ डायरेक्टर जरा इधर आइए 2 मिनट के लिए। तो चीफ डायरेक्टर तो जाते नहीं, तो वो व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है। वो उनसे बोलता है इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हरकतें चल रही हैं, क्या आपको पता नहीं। अब ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति बोलता है क्या इंटरनेट पे क्या चल रहा है, मुझे कैसे पता होगा।